नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की। गुरुदेव जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है, सीधी बात में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, मैं आपका एक वक्तव्य पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि जब कोई नेचर के लॉ के खिलाफ जाता है तो बहुत बीमारियां फैल जाती हैं। अभी थोड़े दिन पहले कहीं आपने कहा था। तो ये कोरोना जितनी बड़ी बीमारी इस देश में फैली है, सारे वर्ल्ड में फैली है, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो कौन सा कानून जो है नेचर का हम लोगों ने तोड़ा, जो आप समझते हैं जिसकी वजह से ये तो मैन मेड वायरस है, उसकी वजह से तबाही हुई है, कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये नेचुरल तो है ही नहीं है। मैं 1 साल से हम यही बात कहते आ रहे हैं। ये तो मैन मेड वायरस है, लैब से एस्केप किया हुआ, ये तो पक्की बात है। और हमारे भारत के कुछ आईआईटी के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पर शोध किया, बस मगर उनकी आवाजों को चुप कर दिया गया इंटरनेशनल एरेना में। मगर अब ये सत्य निकल आ रहा है। ये जो है ना, ये बायोवार ही समझ सकते हैं हम। नहीं, आप भी ना, कहाँ है सबको पता है। तो आप भी मानते हैं ना ये चाइनीज वायरस है? हाँ, ये लैब से आया हुआ है। इसमें हो सकता है और देशों का भी सहयोग होगा। पर ये आया चाइना से। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एक देश के प्रयत्न से हुआ होगा, ये ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इसमें अन्य देशों का भी इसमें हाथ हो सकता है। और बड़े बड़े उद्योगपति जो जिनका नाम हम सुनते हैं, तो वो भी इस पर फंडिंग किए, जो वैक्सीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ऐसे सब लोगों के एक षड्यंत्र से मुझे लगता है ये बीमारी का उपज हुआ है वहां पर। तो जो बाकी लोग भी कह रहे हैं कि वैक्सीन बनाने वाले जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वहां पर लोगों ने एक वायरस क्रिएट किया ताकि इतनी बड़ी, कितने ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट बन गई। अभी भी हमारे यहाँ भी 70,000 करोड़ रुपए खर्च होगा सबको वैक्सीन करने के लिए। पर मैं जो बात आपसे पहले पूछ रहा था कि यहाँ पर हम लोग कहाँ फेल हो गए इसको कंट्रोल करके। हमारे यहाँ इम्यूनिटी भी ज्यादा होती है, तो उसके बावजूद भी हमारे यहाँ काफी नुकसान हुआ, काफी लोग मर गए। तो यहाँ पर कोई वायलेशन नेचर का की हुआ या हिंदुस्तानियों का लाइफस्टाइल बदल गया? इसमें अपना भी कुछ ये हो सकता है, असावधानी का कारण भी हो सकता है। लेकिन देखिए, वायरस के लिए जब पता चला ऐसा वायरस आया, अब हम असावधानी बरतावे, हम जो उसके कानून को, जो उसका नियम है वो पालन ना करे, अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत ना करे, तो हम भी इसके शिकार हो जाएंगे। भाई, तलवार लेके कोई आ रहा है कि मगर हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये सिर्फ उन्हीं का ऐसा नहीं कह सकते। अपना भी इसमें यदि हम सावधानी से रहे, अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, अपना रोग निरोधक शक्ति ठीक रहे, तो हम इसका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये देखिए, बड़ा स्वारस्यकर बात यह है कि हमारे देश के आसपास के जो देश है वहां इतना ये खौर नहीं मचा है, जैसे बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल में इतना नहीं है, अभी नेपाल में अभी शुरू हो गया, पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, भारत में इतना ज्यादा क्यों? ये निश्चित रूप से ये हमको दर्शाता है ये कोई बदमाशी ही है, किसी का जो है ना आतंकवाद ही समझ सकते हैं इसको हम। अच्छा, ये आप कह रहे हैं बायोलॉजिकल आतंकवाद है, ये बायोलॉजिकल टेररिज्म है। क्योंकि ये किसी ने जो भी किया हिंदुस्तान की तरक्की को रोकने के लिए, हिंदुस्तान को डीरेल करने के लिए, ये सब वायरस हिंदुस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है। परंतु उसके अंदर गुरुदेव जी आपकी एक सलाह है जो आप बार बार बताते हैं, जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से जहाँ ऑक्सीजन नहीं गई, काफी लोग मर गए उसके अंदर। तो आपको लगता नहीं कि आपका प्रचार कुछ ज्यादा होना चाहिए था ब्रीदिंग एक्सरसाइज? अब पहली बार समझ में आया हिंदुस्तानियों को कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आपने लंग्स को रिवाइव कर सकते हैं। तो कहीं आर्ट ऑफ लिविंग वालों को कुछ और ज्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए था? अपना कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं चावला जी। हम खुद 2 बार इनको मेडिटेशन के लिए वो करते हैं, वेबिनार करते, दुनिया भर के, खासतौर से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हजारों करोड़ों वर्कर्स जो दुनिया भर के हैं,
उन सब को हम क्लासेस ले रहे हैं। और ब्रीदिंग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में हमारा 22,000 टीचर्स हैं देश भर में। वो सब लोग इतने व्यस्त हैं, दिन रात ये सिखा रहे हैं लोगों को, और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काफी नुस्खे बता रहे हैं उनको। तो गुरुदेव ये भी होता है कई बार कि जितना मैं इस वर्ड को मार्केटिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बेटर वर्ड इससे मिल नहीं रहा मेरे को, कि आपकी जो यूजफुलनेस है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, उसकी मार्केटिंग करने में आप शायद कुछ उतने सफल नहीं हो जितने होना चाहिए था आपको। एलिटिस्ट कई बार माना जाता है कि गुरुदेव जो है अर्बन सेंटर्स में ज्यादा रहते हैं, बाकी शहर ग्लोबल सब करते हैं, परंतु हिंदुस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गांव में है, गुरुदेव को वहां भी जाना चाहिए, वहां नहीं जाते हैं। हमारे गांव में बहुत काम चल रहा है इसमें। हमारे गांव में, महाराष्ट्र हो चाहे हिमाचल हो, मणिपुर के गांव में, त्रिपुरा के गांव में लाखों हमारे वर्कर्स सिखा रहे हैं और उनको योगा का प्रोटोकॉल सिखा रहे हैं 10 मिनट का। अभी देखिए इसी हफ्ते महाराष्ट्र में हमारे लाखों लोग इसका पूरा किए हैं, कोर्सेज पूरा किए हैं। टीचर्स भी 2 लाख ऐसे गांव के जो टीचर्स हैं, शिक्षक हमने तैयार किया है देश भर में। अपनी भारतीय प्रणाली जो है जैसे आप तो कर रहे हैं, तो कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एलोपैथी जो विदेशों से आई हुई है उसके बारे में चर्चा होती है, तो आपका कहना भी यही है कि बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी जो है षड्यंत्र है, उसका प्रचार ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से हमारे लोग उस तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप भी सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए आयुर्वेद का अपना स्थान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आयुर्वेद न केवल एक औषधि शैली है, मगर जीवन शैली, जीवन में कैसे स्वस्थ रहने के लिए जो करना है वो सब आयुर्वेद में है। आयुर्वेद शुरू होता है स्वास्थ्य वृत्त, माने कैसे तुम अपना दिनचर्या करना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, कैसे कैसे रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाना, ये सब है। ऐसा ही बहुत नेग्लेक्टेड एक साइंस है सिद्धा मेडिसिन, सिद्धा औषधि, जो तमिलनाडु में सिमट के रह गया। हम वहां से भी इसका हमने वो किया है, अभी प्रचार किया है। एक कबासुर करके सिद्धा मेडिसिन है, उसके ऊपर हमने काफी रिसर्च करवाया, और फ्रैंकफर्ट इनोवेशन सेंटर जो जर्मन गवर्नमेंट के वायरोलॉजी लैब है, वहां पर इसका रिसर्च हुआ तो ये पता चला 85% माने 85% इस वायरस को रोकने में ये कामयाबी है। तो इस तरह से आज कोई 25 अलग अलग जगह शोध कार्य चल रहा है, इसके ऊपर संशोधन चल रही है कि आयुर्वेद और सिद्धा मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का क्या असर हो सकता है इन वायरस के ऊपर। अच्छा, एक और बात है, जैसे चाइना में जो चाइनीज मेडिसिन है वो तमिलनाडु से गया, सिद्धा मेडिसिन का ही वो एक विकृत रूप है चाइनीज मेडिसिन। उस मेडिसिन को उन लोगों ने यूज करके, उसका मान्यता दे करके वहां उन्होंने इस बीमारी को रोकने में सफल हुए हैं। और चाइनीज मेडिसिन को जो मान्यता मिली है दुनिया भर में, आयुर्वेद और सिद्धा का अभी तक नहीं मिला है। इस पर हम लड़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी, कम्युनिटी में भी हम ये बात कहते जा रहे हैं, जो मूल स्रोत है चाइनीज मेडिसिन का वो आयुर्वेद और सिद्धा है। आप इसको मान्यता नहीं दे रहे। नहीं, मैंने आपसे सवाल पे बाबा रामदेव जी ने मेडिकल एसोसिएशन के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में कुछ कहा, उसका उन्होंने केसेस किए। इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जो है, आपको लगता है बाबा रामदेव जी की मूल सोच है उनके, उससे सहमत है कि नहीं? देखिए, उन्होंने तो बाद में कह भी दिया है कि वो अपना वक्तव्य उन्होंने वापस भी ले लिया है, तो वहां के वो बात खत्म हो जाती है। मतलब जो पहले जो बात है इसका किसी जोश में आके कुछ कह दिया हो, देखिए कभी किसी जोश में आके कुछ कह दिया हो, बाद में रियलाइज हुआ होगा ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने वापस ले लिया उस बात को, वहां पर वो समाप्त हो जाता है ना। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए सिस्टम को लेके हमें किसी तरह के पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो। हमारा लक्ष्य सिस्टम नहीं है, हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पर हमारा नजर रहे, फिर एक होलिस्टिक तरह के, माने एक समग्र
वैद्यकीय दृष्टिकोण हमें होना चाहिए, और कहीं से भी हमको अच्छा वो कुछ हो तो वो अपना उपयोग कर लेना चाहिए। आयुर्वेद को जितना मान्यता है उतना ही हमें एलोपैथी का भी, एलोपैथी जो है ना, इमरजेंसी में एलोपैथी की बहुत आवश्यकता है। कोई ये कहे कि मैं सिर्फ आयुर्वेद से ही ठीक कर लूंगा अपना सब कुछ, वो बेवकूफी होगी, वो नहीं होना। गुरुदेव एक बात लोग कहते हैं कि आप भी अपने हिसाब से काम करते हैं, आयुर्वेदा का प्रचार करते हैं। ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा का इसलिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि बाबा रामदेव के बारे में सोचते हैं कि वो कमर्शियलाइज कर रहे हैं आयुर्वेदा को, उनका प्रचार कमर्शियलाइजेशन ज्यादा है, कंपनी की नेटवर्क को बढ़ाना है, वैल्यूएशन बढ़ाना है, क्योंकि आयुर्वेदा का प्रिंसिपल पैसा बनाना नहीं है, ऐसा मेरी समझ में आता है। मेरे को पता नहीं आपका क्या सोचना है, कि ये नहीं लगता कि बाबा जी ने कमर्शियलाइजेशन करके इसकी वजह से कंपटीशन खड़ा कर दिया एक एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक? नहीं, अलग अलग लोगों का अलग अलग अभिमत होता है, कोई कुछ कहे कोई, और उस पर टीका टिप्पणी करना तो हमारा काम नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमें डॉक्टरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना आयुर्वेद के सिस्टम को घटिया नहीं बताना चाहिए, एक समग्र दृष्टिकोण होनी चाहिए। ये अभी जो देश जूझ रही है बड़ी समस्या से, इस वक्त हम कह दें कि वैक्सीनेशन ना लो तो ये बड़ा नुकसान होएगा लोगों को। ऐसे ही इस वक्त कह देंगे कि ये गिलो या मत लो, ये सब आयुर्वेदिक सब बेकार है, तब भी बड़ा नुकसान होगा। हमने देखा हमारे अनुभव में लाखों लोग जब आयुर्वेद के अमृत और हल्दी इन सब चीजों को, कबासुर, खासतौर से कबासुर, इसको लेके जो पॉजिटिव थे वो 5-6 दिन में, 7 दिन में नेगेटिव हो गए, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन करना नहीं पड़ा। ऐसे बहुत केसेस हैं हमारे यहाँ पर। हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, हमारे सामने 1900 पेशेंट ने ये सब लिया, कबासुर लिया, हल्दी लिया, टर्मरिक, नैनो टर्मरिक, वो एकदम ठीक हो गया, एक को भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ा। गुरुदेव जी, ठीक बात है। मैं भी क्या करना चाहिए, दोनों सिस्टम में अपनी अपनी खूबी है और दोनों को लेके चलना पड़ेगा। गुरुदेव जी, आपकी बात ठीक है। मैं भी हल्दी डाल के दूध में पीता हूँ रात को रोज, उससे काफी फर्क पड़ता है। पर सवाल ये होता है कि वैक्सीन की बात आपने उठाई अभी, वैक्सीन के बारे में बाबा गुरुदेव ने बोल दिया कि मैं तो, बाबा रामदेव जी ने बोल दिया कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगा नहीं, तो वो पलट गए, अभी कहते मैं लगवाने की कोशिश करूंगा। आपने आर्ट ऑफ लिविंग में वैक्सीन के बारे में क्या सोचा है कि आपने खुद लगवाई है कि नहीं वैक्सीन? हम तो कहते हैं जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं वो पहले लगवा ले, जैसे जिनका कोई शुगर है, डायबिटीज है या कोई और है, तो आपको, और एज है, आप लोग सब लगा ले। और यंग लोगों के लिए तो अभी वेट कर सकते हैं वो लोग, तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है। गुरुदेव, जैसे आप जैसे लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो हमने सुना और देखा उसमें ये है कि वैक्सीनेशन से जो आघात इस वायरस से शरीर पर हो सकता है वो बहुत हद तक कम होता है, ये वैज्ञानिकों ने दिखाया, सिद्ध किया। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि हमने खुद करवाया, कई जगह लोगों को फ्री वैक्सीनेशन के लिए कैंप्स लगवाए, करवाए, वो होना भी ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप जैसे गुरुदेव जो है प्रेरणा स्रोत लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब लगवाना शुरू किया, पहले राउंड में नहीं लगवाया, तो उसके बाद काफी लोगों ने लगवाया। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछा कि अगर आपने लगवाया है तो उसका प्रचार होना चाहिए कि बाबा जी, गुरुदेव जी ने लगाया तो उनके सारे जितने फॉलोअर्स हैं सब लगवाना शुरू कर दी। मैं इसे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने लगवा लिया या लगवाने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं लगवाया, मैं अभी वेट करता हूँ, अभी एक आध महीने के बाद देखूंगा। अच्छा, अभी तक नहीं लगवाया? आपकी इम्यूनिटी काफी हाई होगी ना, इसलिए नहीं लगाया आपने। नहीं, हमको लगता है हमारा वो भी अभी तो मजबूत है इम्यून सिस्टम है, मैं लगाऊंगा थोड़े समय के बाद। अब वैक्सीन की कमी है, जो लोगों को बहुत जरूरी है पहले उनको लगवा ले। गुरुदेव, एक बात बताइए आप, क्योंकि इतना सारा फैला दूसरे राउंड में, क्योंकि हम लोग भारत के अंदर सक्सेसफुल हो गए थे, मार्च में हम लोगों ने एक बार अनाउंस भी कर दिया था कि हम जीत गए बिना वैक्सीनेशन के। आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकल लीडर, बाकी बड़े बड़े लोग जिन्होंने इसका पालन नहीं किया, और दूसरा उसके लिए पॉलिटिकल रैली, वो जिम्मेवार हैं इसके लिए जो सेकंड वेव आई आपके यहाँ? देखिए, चाहे पॉलिटिशियन हो या धर्मगुरु हो, जो भी एक गाइडलाइंस के विरोध में चलते हैं ना, वो सही नहीं है। महाजनों ये न गतस्स पंथा
हम लोग कहा गया हमारे देश में सदियों से कहते आ रहे, जो लीडर्स है, समाज के नेता लोग है या किसी भी क्षेत्र के जो लीडर्स हैं, उनको अनुसरण करते हैं बाकी लोग, तो उसमें तो हमें कथनी और करनी में भेद नहीं होनी चाहिए। जो कहते हैं वैसे उनको पालन अवश्य करना चाहिए। तो एक बात जो WHO ने, बाकी लाइगों ने भी कहा कि जैसे हमारे यहाँ कुंभ मेला हुआ, उसका असर बाद में दिखाई दिया। आपको लगता नहीं कि कुंभ मेला नहीं होना चाहिए था उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारे हजारों केस नए उसके बाद आए? सही बात है। या कुंभ मेला यदि करते भी हैं कि इतना बड़ा वो एक कांग्रीगेशन में कानून को बनाए रखना कोई आसान बात नहीं होती है, तो ये तो समझ लेना चाहिए। अब देखिए नवरात्रों में सब बंद है, नवरात्रों में लाखों लोग वैष्णव देवी मंदिर में जाते थे कटरा। अब इस बार तो 2 बार से नहीं गया, पिछली नवरात्रि में भी गए, इस नवरात्रि में भी लोग नहीं जा रहे, तो सबको टेलीविजन के जरिए अपने घरों में सबका दर्शन हो रहा है। तो इस तरह से हमने अपील किया सबको, इस बार अपने घर में गंगा जी आ गया समझ लीजिए, घर में ही अपना कुंभ मनाओ, वहां जाके आपको नहीं कुछ करना है। हमने तो लोगों से अपील किया है कि कुंभ जाने की अभी चेष्टा ना करिए इस साल। तो ये कोरोना को नजर में रखते हुए अपने घरों में, यहाँ तमिलनाडु में एक कहावत है कि दिवाली के दिन हर घर की जो हंडे में गंगा जी आ जाती है। तो हमने कहा इस तरह से कुंभ जो है घर की पानी में, नल में गंगा जी समझ लीजिए, घर में ही नहा लीजिए। देखिए जहाँ मन है, मन का ही खेल है सब कुछ। जहाँ मान्यता रखते हैं फिर उस हिसाब से अपना चलते, तो मान्यता को कभी कभी हमें इस तरह से करना भी चाहिए होता है। आपको लगता है ना कुंभ मेला की आपकी जो अपील थी, नहीं जाए लोग वहां, कुंभ मेला नहीं होना चाहिए था जिस फॉर्म में हुआ है वहां पर, आपका विचार अभी भी यही है कि नहीं होना चाहिए था? ना, सही है। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने नदियों को रिवाइव करने के लिए काफी प्रयत्न किया, परंतु जो आपने देखा होगा अखबारों में भी कि वहां पर इतनी लाशें गंगा के किनारे मिली, हर जगह देश भर के अंदर लोग नदियों को स्वस्थ रखने के लिए काम नहीं करते। ये जो शिक्षा का काम है कि हजारों बॉडियां सड़क पे डाल देते हैं, नदी के अंदर डाल देते हैं, सीवेज का पानी सब वहां जाता है, तो इसके लिए भी कुछ आपको चिंता होगी। आपके बारे में प्रधानमंत्री से काफी मुलाकात आपकी होती रहती है, तो प्रधानमंत्री को आपने कोई सलाह दी कि नहीं दी? ये जो अभी कोरोना के टाइम में जो लाशें आप देख रहे हैं नदियों में जो गिरा हुआ, ये बड़ा संकट, दुखदाई बात है। ये हो सकता है लोगों के पास पैसे नहीं हो उनका दाह संस्कार करने का, या ये डर भी हो सकता है वो शव को, लाश पे हाथ लगाने का या कुछ करने का, तो गंगा जी में छोड़ दिया। ये एक एक्सेप्शनल है, इसी को लेके हम नहीं कह सकते। ये परिस्थिति जब ऐसा है पूरे देश में भय का, उस वक्त लोग कुछ भी करेंगे, उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों ऐसा किया है। वो बड़ी परिस्थिति की वजह से लोग किए होंगे ऐसे, मगर अवश्य हम लोगों को इस पर काफी और भी काम करना है। जो अपना कर रहे हैं काफी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। मतलब मैं एक तो सवाल और पॉलिटिकल थोड़ा हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ इंडिया जो है अपना रिवाइव कर रहा है कल्चर को, इंडियन कल्चर। ऑपोजिशन पार्टी कई बार इंडियन जो स्टाइल होता है, भारतीयता जिसको आप बोलते हैं, आपको लगता है कि इंडियन ऑपोजिशन जो भी है वो इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाने में, जैसे आपकी आयुर्वेदिक है या ऐसी चीजें हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उससे नुकसान होता है आपको? आप सहमत हैं इस बात से? देखिए जो कोई काम हमको अच्छा लगता है, ये सही लगता है तो हमें करते रहना चाहिए। और निंदक तो होते ही हैं, कोई आलोचना करने वाले तो होते ही हैं, और उससे यदि कुछ लाभ हो तो लाभ ले लेना चाहिए। यदि वो दिखाते हैं यहाँ कोई नुक्स है, यहाँ कोई नुकसान है, इधर कुछ गलत है, तो वो चीजों को हमें सुन लेना चाहिए। बाकी तो जो है ना, ये एक तरह से अच्छा है। आलोचक जो आलोचना करते हैं वो आपका संकल्प शक्ति कितना मजबूत है ये देखते हैं। गुरुदेव जी, एक नया सवाल जो उठ रहा है बार बार आपके विरोधियों में भी, बाकी इंटेलिजेंसिया में भी, लेफ्ट लिबरल जो हैं, कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे आप हों उसके अंदर, चाहे सदगुरु जी हों, चाहे बाबा रामदेव हों, आप तीनों ही फेमस हैं, इंटरनेशनल ब्रांड भी हमारे हैं, कि आप लोग सत्ता के साथ ज्यादा हैं
और अपना कमर्शियलाइजेशन प्रमोशन करने के लिए तैयार होते रहते हैं, जिससे नुकसान होता है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के आप अपने को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा एक विचारधारा बनती चली जा रही है। इसमें कितना सच है? कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे बिना सोचे समझे देखे। देखिए, बात यह है कि कमर्शलाइजेशन की बात तो दूर दूर तक, मगर मैं ये पूछता हूँ उसमें गलती क्या है? देखिए, एक प्रॉवर्ब ये है कि यू कांट डू चैरिटी फ्रॉम एन एम्प्टी बाउल। काली बर्तन से किसी को कुछ परोस नहीं सकते हैं। हमें दान देना हो, सबको उठाना हो, उसमें कुछ तो होना चाहिए। तो आर्थिक एक व्यवस्था भी हर सेवा प्रोजेक्ट का एक अंग होता ही है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ना सेवा हो सकती है, ना साधना हो सकता, ना कुछ भी हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उससे। तो इसलिए ये भी उसका एक अंग ही है। अच्छा, मगर ऐसा नहीं है सिर्फ रईस लोग ही इसका लाभ उठा सकेंगे। ये कमर्शियलाइजेशन आप पाएंगे ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म गुरु गरीब से गरीब लोगों के काम भी आ रहे हैं। देखिए, हमारे 80,000 बच्चे पढ़ते हैं ट्राइबल एरियाज में, उनको खाना पीना व्यवस्था सब हम फ्री दे रहे हैं। इसी तरह से गांव की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, अडल्ट एजुकेशन हो रहा है, लाखों विकल्प देश भर में चल रहा है। तो ये सबके लिए कुछ ना कुछ धन तो चाहिए होगा, कहीं भीख मांगने तो नहीं जाते। तो उसके अंग के रूप में कुछ ना कुछ वो होता भी है। कुछ 100 स्कूल तो पेड स्कूल होते हैं, हमारा 800 स्कूल है जो फ्री स्कूल्स होते हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। इनकम जरूरी है, आपको लगता है इनकम जरूरी है? थोड़ा सपोर्ट करने के लिए इनकम का भी साधन होना चाहिए। तो पर एक बात यह है जो मैंने आपसे पहले पूछा कि पहले भी आप लोग काफी एक्टिव थे, काम करते थे, अब ऐसा क्यों लगता है लोगों की आप सिर्फ सत्ताधारी दल के साथ खड़े हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं हर वक्त? ऐसा एक इंप्रेशन आपके विरोधियों में है कि आप केवल सरकार के साथ हैं, उनके गुणगान गाते रहते हैं। ना, देखिए, राजाश्रय के बिना कोई भी चीज पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। मान लीजिए हम कोई रिवर रिजुविनेशन करना चाहते हैं, वहां के कलेक्टर, वहां से एडमिनिस्ट्रेटर, कोई एक पॉन्ड को हम क्लीन करना चाहते हैं, वी नीड एसोसिएशन, हेल्प ऑफ लोकल अथॉरिटीज ऑल्सो। हम ऐसा नहीं किसी एक विशिष्ट पार्टी के साथ लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं। हमारा काम तो सब जगह हो रहा है। उड़ीसा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हमारा काम चल रहा है, केरला में, कर्नाटक में। मैं ये कहूंगा कि ये जो जितने भी हम धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, जैसे आप हैं, जर्नलिज्म है, वैसे जजेस है, कोर्ट्स हैं, हम सबका अपना अपना काम है, मगर सबके बीच में कुछ मर्यादा होती है अपनी अपनी, उस मर्यादा को पालन करना चाहिए। ये आवश्यक है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूट्रल रहना चाहिए। अभी आप कोई आके पूछे प्रभु चावला किस पार्टी के हैं, आप क्या बोलोगे? अरे भाई, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम सभी पार्टी के हैं, बोलेंगे कि नहीं? हम ना किसी के हैं ना सबके हैं। ऐसा ही धर्म गुरु भी सबके होते हैं, ना किसी के भी नहीं होते। गुरुदेव जी, आपने ठीक है, प्रभु चावला को आपने सोनिया गांधी के साथ भी देखा होगा, प्रभु चावला को आपने ममता बनर्जी के साथ भी देखा होगा, प्रभु चावला को आपने फारूक अब्दुल्ला के साथ भी देखा होगा। कर श्री श्री रविशंकर बाबा रामदेव को मैंने ममता बनर्जी के साथ नहीं देखा, मैंने सोनिया गांधी जी के यहाँ नहीं देखा। तो उससे क्या लगता है आपको? देखिए देखिए देखिए, मोदी जी के साथ देखा है। जहां तक हमारी बात है, हमारी बात जहां तक है, हमको अपने सबके साथ देखे होंगे। हम ओडिशा में भी है, नवीन पटनायक जी के भी वहां पर ओडिशा गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, पिनराई विजयन के साथ भी आपने देखा होगा हमारा काम। सो हम अपना जानते हैं कितना क्या डिस्टेंस रखना है, कैसे अपनी एक इंस्टीट्यूशन की मर्यादा रखनी है। आपने सिर्फ नवीन पटनायक का नाम लिया, जो मैंने नाम लिए थे उसमें से किसी का नाम लिया, पर आप हमारी सीधी बात में आ जाए। गुरुदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी आज की सीधी बात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।